नमस्कार, मैं राहुल कोटियाल। छुई बातों की गठरी और फसक का फंचा लिए हम एक बार फिर से हाजिर हैं अपने साप्ताहिक कार्यक्रम के साथ, जिसका नाम है एक्स्ट्रा कवर। उत्तराखंड के पहाड़ों की आपबीती समेटे हुए नीगीदा का एक चर्चित गीत है, कख लगान छुई कैमा लगान छुई, रिता कूड़ों की, तीसा भांडों की, बगदा मनखियों की, रड़दा डांडों की। पिछले दिनों जब आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान अपने गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने बोलना शुरू किया तो नेगीदा का यही गीत बार बार याद आता रहा। हालांकि नेगीदा का ये गीत पहाड़ की पीड़ा और यहाँ की समस्याओं को बहुत बारीकी और पूरी संवेदनशीलता के साथ व्यक्त करता है, जबकि बलूनी जी का वक्तव्य प्राकृतिक आपदाओं तक ही सीमित था। बरसात में भारी लैंडस्लाइड, सर्दियों में अत्यधिक बर्फबारी और गर्मियों में जलते हुए जंगलों की समस्या पर बोलते हुए उन्होंने एक गढ़वाली पखाना भी सुनाया कि लगौदू मांगल्त आंधी रोए नि लगौदू मांगल्त असगुन हुए। संसद में पहाड़ की बात रखते हुए पहाड़ी बोली भाषा का प्रयोग करने के लिए बलूनी जी को बधाई। लेकिन अफसोस इस बात का है कि आपदा प्रबंधन विधेयक पर बोलने के लिए जितना समय उन्हें मिला था उसका 90% हिस्सा तो उन्होंने मोदी जी के महिमा मंडन में ही पुगा दिया। वो शायद भूल गए कि अब वो खुद एक सांसद हैं और संसद में उन्हें बिल के मेरिट और डीमेरिट पर बात करनी चाहिए। संभवतः वो अभी भी इलेक्शन मोड से बाहर नहीं आ पाए हैं, जहां उनके पास सभी सवालों का एक ही जवाब था कि मोदी जी के नाम पर दे दो रे लाटों। कैसे उत्तराखंड के लोग भूल सकते हैं वो दिन और मोदी जी का जो आपदा प्रबंधन को लेकर जो उनका दृष्टिकोण है। मैं आपको जरूर बताना चाहता हूं मान्यवर कि जब वो वापस चले गए और उन्होंने गुजरात से एक 3-3.5 फीट की किट भेजी थी, उस किट में एक एक चीज आपदा प्रबंधन के हिसाब से दी गई। चावल, चीनी, नमक, कटोरी, एक एक चीज उत्तराखंड में दी गई और उस किट को मोदी किट कहा जाता था और लोग उस किट को आज भी याद करते हैं। मैं जरूर आपको बताना चाहता हूं कि मैंने एक जगह भी पढ़ा कि किस प्रकार से मोदी जी का नजरिया है आपदा प्रबंधन को लेकर। जब कुछ समय पहले जब वो राजनीति में भी नहीं आए थे तो राजकोट के पास मोरबी में एक डैम था, मच्छू डैम, वो टूट गया। अभी तो मैं 5 मिनट मुझे दीजिए प्लीज। वैसे इसी बिल पर चर्चा करते हुए हमारे एक अन्य सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जरूर कुछ अहम बातें सदन में उठाई। उन्होंने खनन के कारोबार में भूमाफियाओं की सक्रियता, अवैध तरीके से हो रहा खनन और इसके नुकसान पर विस्तार से बात रखी। त्रिवेंद्र रावत ने विशेष तौर से अपने संसदीय क्षेत्र यानी हरिद्वार में हो रहे खनन के बारे में बोला। अब कई छुयाल उनके इस संसदीय भाषण को राजनीतिक व्याख्या से जोड़ते हुए फसकबाजी कर रहे हैं कि उनका निशाना आखिर किस तरफ था। क्या वो मुख्यमंत्री धामी पर निशाना साध रहे हैं, जिन्हें कांग्रेसी खनन प्रेमी भी कहा करते हैं, या फिर उनका निशाना अपने से पहले यहाँ के सांसद रहे नेताओं पर है। राजनीतिक मायने जो भी हों, लेकिन खनन के गोरख धंधे पर चर्चा छेड़कर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश के ऐसे मुद्दे को रेखांकित तो किया ही है जिसके इर्द गिर्द अरबों का अवैध धंधा चलता है, लेकिन जिस पर चर्चा न के बराबर होती है। आज के एक्स्ट्रा कवर में इसी गोरख धंधे की पतरी जरा विस्तार से बांसते हैं। बारामासा ने हाल ही में बागेश्वर जिले में हो रहे खड़िया खनन पर एक विस्तृत ग्राउंड रिपोर्ट की है। इसे देखकर आप खनन के एक पहलू को तो गहराई से समझ ही सकते हैं, लेकिन आज बात हरिद्वार की चली है तो सबसे पहले ये पत्र देखिए। ये पत्र बीती 5 तारीख को हरिद्वार स्थित मातृ सदन के संतों ने देश के प्रधानमंत्री को लिखा है और इसमें मुख्यमंत्री धामी को हटाने और उन पर कार्रवाई करने तक की मांग की गई है। इस पत्र में लिखा गया है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में श्री पुष्कर सिंह धामी की नियुक्ति ने राज्य को अराजकता, भ्रष्टाचार और पर्यावरण विनाश की गहराई में धकेल दिया है। इस पत्र में मुख्यमंत्री धामी पर सीधे आरोप लगाते हुए मातृ सदन ने यहां तक लिखा है कि श्री धामी न केवल भ्रष्ट हैं, बल्कि उनका हर कदम गंगा और हिमालय के प्रति उनकी उपेक्षा को दर्शाता है। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि श्री धामी और उनका परिवार माफियाओं के साथ गहरे संबंध रखते हैं। उनकी पत्नी, उनके पीआरओ और उनके निकटतम सहयोगी सभी अवैध खनन, भूमाफियाओं और अन्य भ्रष्ट गतिविधियों में लिप्त हैं। क्या ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री बनने योग्य है? क्या उत्तराखंड को इसलिए उत्तर प्रदेश से अलग किया गया था ताकि यहाँ एक भ्रष्टाचार और माफिया राज का राज्य स्थापित हो? श्री धामी ने हरियाणा और चंडीगढ़ से माफियाओं को हरिद्वार बुलाकर गंगा की पवित्रता और उससे प्राकृतिक संसाधनों की लूट खसूट को चरम पर पहुंचा दिया है। ये घोर दुर्भाग्यपूर्ण है कि गंगा, जो पूरे देश के लिए पूजनीय है, उनके शासनकाल में केवल एक वाणिज्यिक संसाधन बनकर रह गई है। इस पत्र में मातृ सदन ने यह भी लिखा है कि साल 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस आश्वासन के बावजूद कि हरिद्वार में रायवाला से भोगपुर तक खनन और क्रशिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी, यहाँ खूब खनन चल रहा है।
ऐसे ही कुछ अन्य आरोपों के साथ मातृ सदन ने प्रधानमंत्री से मांग की है कि वे तुरंत मुख्यमंत्री को उनके पद से हटाएं और उनके खिलाफ जांच के आदेश दें। इस पूरे प्रकरण को विस्तार से समझने के लिए ये भी जान लेते हैं कि मुख्यमंत्री पर इतने गंभीर और सीधे आरोप लगाने वाला ये मातृ सदन आखिर है क्या। हरिद्वार के कनखल में रामधारा के किनारे बसा एक आश्रम है मातृ सदन, जिसकी शुरुआत साल 1997 में स्वामी शिवानंद और उनके साथियों ने की थी। पिछले 3 दशक से इस आश्रम के सन्यासी गंगा की रक्षा के लिए आंदोलन कर रहे हैं। इस आंदोलन में 3 सन्यासियों की मौत तक हो चुकी है और ये सभी मौत संदेहास्पद स्थितियों में हुई है। मार्च 1998 में मातृ सदन ने अपना पहला सत्याग्रह किया था। तब इस आश्रम से जुड़े स्वामी गोकुलानंद सरस्वती और स्वामी निगमानंद सरस्वती ने भूख हड़ताल करके अपनी लड़ाई की शुरुआत की थी। इस लड़ाई में आगे चलकर मातृ सदन को कामयाबी भी मिली और कुंभ क्षेत्र में खनन पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया, लेकिन इसकी भारी कीमत भी मातृ सदन को चुकानी पड़ी। स्वामी गोकुलानंद और स्वामी निगमानंद दोनों की ही आगे चलकर संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत हो गई। मातृ सदन का दावा है कि इन दोनों संतों की हत्या की गई और इसके पीछे भूमाफियाओं का हाथ था। गोकुलानंद का शव नैनीताल जिले के बामनी गांव के पास मिला था। सदन के सन्यासियों का कहना है कि उनकी मौत के बारे में पुलिस ने पहले दावा किया कि बिजली गिरने के कारण उनकी मौत हुई है, लेकिन उस पूरे इलाके में कहीं भी बिजली गिरने के कोई निशान मौजूद नहीं थे। बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह साफ हो गया कि उन्हें जहर दिया गया था। स्वामी गोकुलानंद सरस्वती की मौत के बाद भी मातृ सदन का संघर्ष कमजोर नहीं हुआ, बल्कि समय के साथ इसमें मजबूती ही आई और गंगा और पर्यावरण की रक्षा के लिए दर्जनों आंदोलन मातृ सदन ने अपने स्तर पर किए। इसी का नतीजा था कि हरिद्वार में खनन पर काफी हद तक रोक भी लगी। वन क्षेत्र की सैकड़ों एकड़ जमीन जिसे राजस्व विभाग में दर्शाया गया था, उसे वापस चिन्हित किया गया और वन विभाग को सौंपा गया। दर्जनों स्टोन क्रशर बंद हुए और कई पावर प्रोजेक्ट भी मातृ सदन के संघर्षों के बाद बंद कर दिए गए, लेकिन इन सब के लिए मातृ सदन को और भी कुर्बानियां देनी पड़ी। मातृ सदन की दूसरी बड़ी कुर्बानी थी स्वामी निगमानंद। साल 2011 में गंगा की अविरलता को बनाए रखने के लिए स्वामी निगमानंद ने 100 दिनों से ज्यादा अनशन किया था। गंगा में हो रहे खनन और इस पर बन रही परियोजनाओं के विरोध में जब उन्हें भूख हड़ताल करते हुए 68 दिन हो चुके थे, तो प्रशासन ने उन्हें मातृ सदन से उठाया और अस्पताल में भर्ती करवा दिया। हालांकि उनका अनशन अस्पताल में भर्ती होने के बाद भी जारी रहा। अस्पताल में उनकी सेहत में सुधार भी आने लगा था, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद उनकी सेहत अचानक बिगड़ गई। मातृ सदन का आरोप है कि अस्पताल में रहते हुए ही उन्हें जहर दिया गया और इसकी पुष्टि इसलिए होती है क्योंकि उनकी मौत के बाद जब जांच हुई तो सामने आया कि उन्हें वो दवाएं दी जा रही थी जो जहर के पीड़ितों को दी जाती हैं। इसी क्रम में अगली मौत हुई थी प्रोफेसर GD अग्रवाल की, जिन्हें स्वामी सानंद के नाम से भी जाना जाता था। 11 अक्टूबर 2018 के दिन जब GD अग्रवाल की मौत हुई तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ट्वीट करते हुए लिखा था, श्री GD अग्रवाल जी के निधन से सदमे में हूँ। उनका अध्ययन, शिक्षा और पर्यावरण, विशेषकर गंगा की स्वच्छता के प्रति समर्पण को याद रखा जाएगा। मेरी श्रद्धांजलि। GD अग्रवाल प्रधानमंत्री मोदी को अपना छोटा भाई कहकर संबोधित करते थे। जब देश में कांग्रेस की सरकार थी और नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस दौरान उन्होंने कई बार GD अग्रवाल के आंदोलन का समर्थन करते हुए कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला भी किया। अपनी मौत से पहले प्रोफेसर अग्रवाल ने कुल 6 पत्र प्रधानमंत्री को लिखते हुए बताया था कि हरिद्वार में अवैध खनन के जरिए गंगा को नोचा जा रहा है, लेकिन उन्हें इनमें से किसी भी पत्र का जवाब नहीं आया, जिसकी पीड़ा उनके पत्रों में देखी जा सकती है। अपनी मौत से करीब 11 दिन पहले लिखे गए पत्र में उन्होंने प्रधानमंत्री को लिखा था, आज मात्र नींबू पानी लेकर उपवास करते हुए मेरा 101वां दिन है। यदि सरकार को गंगा जी के विषय में कोई पहल करनी थी तो इतना समय पर्याप्त से भी अधिक था। अतः मैंने निर्णय लिया है कि मैं आश्विन शुक्ल प्रतिपदा यानी 9 अक्टूबर 2018 को अंतिम गंगा स्नान कर जीवन में अंतिम बार जल और यज्ञशेष लेकर जल भी पूर्णतया यानी मुंह, नाक, ड्रिप, सिरिंज या किसी भी माध्यम से लेना छोड़ दूंगा और प्राणांत की प्रतीक्षा करूंगा। प्रभु राम जी मेरा संकल्प शीघ्र पूरा करें, जिससे मैं शीघ्र उनके दरबार में पहुंचूं, गंगा जी की अवहेलना करने और उनके हितों को हानि पहुंचाने वालों को समुचित दंड दिलवा सकूं। उनकी अदालत में मैं तो अपनी हत्या का आरोप भी व्यक्तिगत रूप से आप पर लगाऊंगा, अदालत चाहे माने या न माने। प्रभु राम जी आपको सद्बुद्धि दे। इस शुभकामना के साथ माँ गंगा जी के प्रति सच्ची निष्ठा वाला उनका पुत्र ज्ञान स्वरूप सानंद।
स्वामी सानंद यानी प्रोफेसर अग्रवाल की मौत पर भी मातृ सदन ने ये कहते हुए संदेह जताया था कि 110 दिनों की भूख हड़ताल के दौरान भी वो सचेत थे और जब प्रशासन उन्हें जबरन अस्पताल ले गया तब भी वे अपनी गिरफ्तारी का पुरजोर विरोध कर रहे थे। लेकिन अस्पताल पहुंचने के करीब 24 घंटों के भीतर ही उनकी मौत कैसे हो गई। पिछले 2.5 दशक में उत्तराखंड में कांग्रेस और भाजपा दोनों की ही बारी बारी सरकार रही है और दोनों ही सरकारों में अवैध खनन का कारोबार खूब फला फूला है। इस दौरान मातृ सदन के कई सन्यासियों की मौत तक हो गई, लेकिन खनन माफियाओं का धंधा कभी प्रभावित नहीं हुआ। इस बीच उत्तराखंड हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कई बार खनन पर लगाम लगाने के निर्देश जारी कर चुका है, लेकिन 2-4 दिनों से ज्यादा इन निर्देशों का असर टिकता ही नहीं। इसी हफ्ते एक खबर हल्द्वानी से भी आई, जहां खनन के खिलाफ आवाज उठाने वाले आरटीआई एक्टिविस्ट भुवन पोखरिया पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। इस खबर के अनुसार भुवन पोखरिया जब अपनी पत्नी और बेटी के साथ हल्द्वानी से चोरगलिया लौट रहे थे तो एक कार में सवार 4 लोगों ने उनकी गाड़ी रुकवाई और तलवार से उन पर हमला करने लगे। वो किसी तरह अपनी जान बचाकर चोरगलिया थाने में पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि खनन माफियाओं के गुर्गों ने उन पर हमला किया है। अवैध खनन के खिलाफ बोलने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं और आरटीआई एक्टिविस्ट पर हुआ ये कोई पहला हमला नहीं है। बीते 2.5 दशक में ऐसे दर्जनों बल्कि सैकड़ों मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन खनन के गोरख धंधे पर कभी लगाम नहीं लगी। प्रदेश में बीते 7 साल से और केंद्र में बीते 10 साल से भाजपा की सरकार है, फिर भी भाजपा की ही एक सांसद को अवैध खनन के खिलाफ संसद में लगभग लाचारी के साथ बोलना पड़ रहा है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि खनन का यह तंत्र कितना मजबूत है। वैसे तो प्रदेश में हर वो तंत्र मजबूत ही है जिसके जरिए प्रदेश की मवासी घाम लगाने के रास्ते खोले जाते हों, जैसे कि जमीनों को बेचने का तंत्र। इसी हफ्ते मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति ने भी एक ऐसे मामले को सामने रखा है। ये मामला रानी पोखरी का है, जहां पर्यटन हब के नाम पर मिली 123 बीघा जमीन पर प्लॉट काट दिए गए। समिति का आरोप है कि लगभग 300 करोड़ की इस जमीन पर एक प्राइवेट कंपनी ने प्लॉट काट दिए और ग्राहकों से 50% एडवांस भी ले लिया। कमाल है अपना उत्तराखंड भी, जहां एक आध प्लॉट में नहीं बल्कि सैकड़ों बीघा जमीनों पर खोसला का घोसला टाइप खेल हो जाता है और ऐसे पकी चकली उड़ाने वालों का कभी कुछ नहीं बिगड़ता। बीते हफ्ते निकाय चुनावों की भी खूब चर्चा रही। आरक्षण की सूची जारी हुई तो कई नेताओं की हेबुए वाली गत हो गई। इसमें सबसे मजेदार मामला विकास नगर का है। यहाँ के विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने आपत्ति जताई है, बल विकास नगर को एसटी आरक्षण क्यों दे रहे हो। उनका कहना है कि खटीमा और धारचूला में एसटी आबादी विकास नगर से ज्यादा है, इसलिए बल पहले वहां के एसटी समाज का भला किया जाए और उन्हें आरक्षित किया जाए। उनके बयान पर चकड़ियतों की पौबहार इसलिए आई हुई है कि मुन्ना सिंह चौहान खुद एसटी समाज से आते हैं और खुद आरक्षण का लाभ लेकर चुनाव जीतते रहे हैं। अब फसकबाज कह रहे हैं कि ये तो वही बात हुई, बल आज के बाद कोई स्वर्ग नहीं जाएगा क्योंकि मेरा दादा गया था और उसने भीतर से चटकनी मार दी। अब नगर निगमों से लेकर वार्डों तक की आरक्षण सूची ने कई नेताओं के पेट में मरोड़ उठा दी है। कुछ इनसिक्योर हैं कि आरक्षण का गणित उनका वर्चस्व तोड़ देगा और कुछ परेशान हैं कि अगले कई सालों तक उनकी राजनीतिक जमीन हाईजैक हो जाएगी और उनके वापस लौटने तक तो बन जाए। लेकिन मुद्दा भी ऐसा है कि कई तो बेचारे खुलकर विरोध भी नहीं कर पा रहे, इसलिए नेताओं वाली उसी सदाबहार मुद्रा में है कि भगवान कसम झूठ में बुलदू नहीं छौ और सच कभी लगान नहीं छौ। वैसे निकाय चुनाव की इस घपरोल से इतर कुछ समझदारी वाले बयान और सुझाव भी इस दौरान आए जिन पर ज्यादा चर्चा नहीं हो सकी। मसलन देहरादून के मेयर पद के लिए सामाजिक कार्यकर्ता अनूप नौटियाल का यह सुझाव कि बदलते समय के साथ मेयर के दायित्वों को भी बदलना चाहिए। वो शहर का प्रथम नागरिक होता है, इस कारण उसे कूड़े, लाइट, जलभराव और डेंगू से आगे सोचने की जरूरत है। जैसे ट्रैफिक जाम आज देहरादून की सबसे बड़ी चिंताओं और समस्याओं में से एक बन गया है। आए दिन हो रहे एक्सीडेंट भी शहर की ट्रैफिक व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं। ऐसे में जनता को मांग करनी चाहिए कि मेयर प्रत्याशी चुनाव से पहले अपना एक विजन डॉक्यूमेंट जनता के सामने रखे कि वो कैसे इन समस्याओं से निपटेगा और उसके पास इसकी योग्यता और समझ है भी या नहीं। इस तरह के सुझावों पर प्रत्याशी तो निश्चित ही बौग मार जाते हैं, लेकिन जनता को जरूर ये सोचना चाहिए कि नेता जब उनके दरवाजे पर वोट मांगने आए तो वो उनसे ऐसे सवाल जरूर पूछें। फिलहाल तो जनता ऐसे प्रत्याशियों को बोकने पर मजबूर है जिन पर निगम की जमीनें चपट कर देने और कई तरह से पैसे ठिकाने लगाने के आरोप हैं। कांग्रेस भाजपा में जो चुनिंदा नेता ऐसे हैं भी जिनका राजनीतिक जीवन बेदाग है, वो हाशिए पर धकेल दिए गए हैं। भाजपा नेता रविंद्र जुगराण का ही उदाहरण लीजिए। उत्तराखंड आंदोलन से लेकर प्रदेश निर्माण के बाद भी उन्होंने सरकार के कुकर्मों पर खूब बोला और कई जनहित याचिकाओं के जरिए तो सरकारी घोटालों तक को उजागर किया। उन जैसे नेताओं को भाजपा आगे क्यों नहीं करती।
इस सवाल का जवाब उन तमाम आरोपों को देखकर ही मिल जाता है जो पिछले मेयर साहब पर लगते रहे हैं। कमीशन सपोड़ने के खेल में अगर कुछ दाग लगते भी हैं तो पार्टियां उन्हें डिटर्जेंट के विज्ञापन की पंचलाइन की तरह पचा जाती हैं कि दाग अच्छे हैं। इस हफ्ते राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से जुड़ी खबरें भी खूब सुर्खियों में रही। अखबारों में इस खबर ने खूब जगह घेरी कि उत्तराखंड सरकार इस बार कुछ बड़ा फरकाने वाली है और राष्ट्रीय खेल अभूतपूर्व होने जा रहे हैं। कायदे से तो ऐसा ही होना भी चाहिए। हमें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी का मौका मिला है तो हमें ऐसा आयोजन करना चाहिए कि पूरे देश में हमारे प्रदेश की मेजबानी एक मिसाल बने। लेकिन असल स्थिति क्या है उसे आज के ही घटनाक्रम से समझ लीजिए। आज प्रदेश में वॉलीबॉल के लिए ट्रायल होने थे। दूर दूर से बच्चे इस ट्रायल के लिए पहुंचे थे, लेकिन उन्हें ठेंगा दिखा दिया गया। असल में भारतीय वॉलीबॉल संघ में चल रहे आपसी घपरोल के कारण देश के खेल मंत्रालय ने साल 2019 में भारतीय वॉलीबॉल संघ की मान्यता समाप्त कर दी थी। लेकिन खिलाड़ियों के हित को ध्यान में रखते हुए खेल मंत्रालय और भारतीय ओलंपिक संघ ने पिछले साल एक एडहॉक कमेटी बनाई, जिसे समय समय पर रिन्यू भी किया गया। इसी एडहॉक कमेटी द्वारा अब सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप 7 से 13 जनवरी तक जयपुर में करवाई जानी है। देश के तमाम राज्य इस चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगे और इसी के आधार पर तय होगा कि राष्ट्रीय खेलों में प्रतिभाग के लिए कौन से टॉप 8 राज्य क्वालिफाई करेंगे। इसलिए सभी राज्यों में ट्रायल के बाद टीम बन रही है। उत्तराखंड में ये ट्रायल आज यानी 16 दिसंबर को होने थे, लेकिन यहाँ ऐसा उतरदंड है कि बिना किसी औपचारिक घोषणा के ट्रायल कैंसिल कर दिए गए। यानी उत्तराखंड की टीम इस चैंपियनशिप में भाग ही नहीं लेगी। हालांकि इसके बावजूद भी उत्तराखंड को मेजबान होने के नाते राष्ट्रीय खेलों में प्रतिभाग का मौका मिल जाएगा। लेकिन असल सवाल ये है कि जब ट्रायल ही नहीं हुए तो प्रदेश की टीम कैसे बन गई। राष्ट्रीय खेलों में प्रतिभाग करने वालों और चयनित होने वालों को सरकारी नौकरियों में छूट सहित कई अन्य सुविधाएं मिलती हैं। अब कुछ जानकार आरोप लगा रहे हैं कि उत्तराखंड की जो टीम बनाई गई है उसमें अधिकतर खिलाड़ी बाहर के हैं, जबकि यहाँ के बच्चों को ट्रायल तक का मौका नहीं दिया गया। उत्तराखंड खेल जगत में ऐसे खेल अब आए दिन की बात हो चुके हैं। तो ये था इस हफ्ते का एक्स्ट्रा कवर। आपको ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा और इसके साथ ही बारामासा को मजबूत करने के लिए चैनल की पेड मेंबरशिप या सुपर थैंक्स का बटन दबाकर हमें सहयोग कीजिएगा। आपके सुझाव, प्रतिक्रिया या एक्स्ट्रा कवर से निकलती कोई खबर अगर आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस मेल आईडी पर लिख भेजिए। अगले हफ्ते फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए सिमन या पहलाग, नमस्कार।